क्वेश्चन। हम जो सीरीज चलाने वाले हैं उस सीरीज का नाम है पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि जितने भी पूछे हुए प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को हम कराने वाले हैं, रेलवे के पूछे हुए प्रश्नों को। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है ताम्र पाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा आपका? ताम्र पाषाण काल। क्योंकि आपको जब पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि पूरा पाषाण काल के अंदर पाषाण काल के अंदर यानी कि पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। इस काल के अंदर 3 काल आते थे। क्या क्या आता था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये 3 तो थे, लेकिन ताम्र पाषाण काल इसके बाद आया था, लगभग 5000 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है ना। तो आइए चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ विश्लेषण है, विश्लेषण को ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा बात को। क्या कहता है कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। किसका औजार प्रयोग करता था? पत्थर। क्योंकि हम बताए कि पाषाण का अर्थ ही क्या होता है? पत्थर होता है, याद रखना। ठीक है, पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल था, जबकि ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था। जो ताम्र पाषाण युग था ना, वो नव पाषाण के क्या आया था? बाद आया था। जब पूरा पाषाण युग खत्म हो गया था तो एक नया युग आया था, ताम्र पाषाण युग, जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया था, है ना। तो ताम्र पाषाण युग लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि तांबा धातु का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो आपको बताना है ताम्र पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955 से 56, 1957 से 58, 1954 से 55, 1953 से 54। कब हुआ था? 1957 से 58 में भीमबेटका गुफा की खोज हुआ था। भीमबेटका गुफा जो है पाषाण काल का है, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल का गुफा है। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे प्राचीन गुफा कौन है, तो हम नाम लेंगे भीमबेटका गुफा की। ठीक है, आइए भीमबेटका गुफा के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बाबू ध्यान दीजिए, देखिए भीमबेटका जो गुफा है वो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। भीमबेटका गुफा पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है रायसेन जिला। कौन सा जिला? रायसेन जिला में पड़ता है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य, है ना, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। अगर आपसे यही प्रश्न घुमाकर पूछ देता कि बताइए कि भीमबेटका गुफा जो है किस पर्वतमाला से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या देते हैं? विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ठीक है, यह एक पाषाणिक युग गुफा है। कौन सा युग का है? पूरा पाषाणिक युग का, जब पूर्ण रूप से पत्थर ही प्रयोग होता था, उसी समय का यह गुफा है भीमबेटका की गुफा, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किया था। इतना याद रखिएगा आप कि भीमबेटका की गुफा की खोज जो 57 में किया गया था, कौन किए थे? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किए थे। ठीक है, दोबारा 57 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में भीमबेटका गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर के रूप में कब मान्यता मिला, तो क्या बताएंगे? 2003 में मान्यता मिला था। ठीक है, चले आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है कि भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों के लिए, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानवीय जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें मानव प्रजाति की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मानव जीवन के, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। भीमबेटका शैलाश्रय का जो मुख्य उद्देश्य था इसमें क्या दर्शाया हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए आपका विश्लेषण क्या किया है कि मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में
अभी बताए थे ना। ओह सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा। भोपाल के दक्षिण क्षेत्र में रायसेन जिला है ना, भोपाल क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी, अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य, मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों के चिन्ह का प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकली मध्य पाषाण काल का है। किस काल का है? मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। बीच वाले भाग को क्या बोलते थे? मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित ज्यादा मिलता है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन के भी चित्र मिलते हैं। कहां मिलता है? ये भीमबेटका की गुफा में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? शिला मतलब समझते हैं, शिला का मतलब पत्थर ही होता है। तो पूरा यानी पाषाण कालीन जिस समय पत्थर का काल था, उस समय में शिला का चित्रकारी कहां किया गया था, ये बताना है। तो नालंदा में, एलिफेंटा में, भीमबेटका में, बाघ की गुफा में। क्या आंसर होगा? भीमबेटका की गुफा में हुआ था, है ना, भीमबेटका की गुफा में हुआ था। ये प्रश्न देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 12/2/2021 को पूछा हुआ है, शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम में पूछा है एनटीपीसी का। जितना भी प्रश्न है सब का सब रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसका विश्लेषण पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। पूरा पाषाण एक आवासीय पूरा स्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। कौन काल का? पाषाण काल का शिला चित्र, यानी पत्थरों पर वहां पे चित्र निर्मित किया गया है। वो किस काल का है? पाषाण काल का है। टोटल जो भी चित्र आपको मिलेगा सबके सब कहां मिलेगा? पत्थर पर मिलेगा, है ना। और यही प्रमाण है किसका? पाषाण काल का, क्योंकि पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम नहीं है? सही कालानुक्रम नहीं है, यानी कि पाषाण कालीन जो था उसका सही सही क्या सजाया हुआ है कि नहीं। देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो यही तो सही हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? हम बताए थे कि पाषाण काल में, पाषाण काल के अंदर 3 काल थे। पहला था पूरा पाषाण काल, बीच का था मध्य पाषाण काल और सबसे पीछे का था नव पाषाण काल। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इसमें सब उल्टा फुल्टा दर्शाया हुआ है, इसमें से कोई मतलब नहीं है। ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, इसकी विश्लेषण की ओर चलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कह प्राग ऐतिहासिक काल में तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन की विकास नहीं की थी। बात समझिएगा, पाषाण काल जो था उस समय में इंसान, देखिए एक था पूरा पाषाण काल, एक था प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग एक था अर्ध ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अंतर है? तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते थे जहां इंसान ना तो लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। जब मध्य ऐतिहासिक काल का समय आया तो उस समय इंसान लिखना सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं सीखा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें क्या था कि वहां मुहर बनाया जाता था, मुहर पे लिखा जाता था लेकिन पढ़ नहीं लोग पाते थे, तो उसको बोलते थे भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि भाव के माध्यम से समझते थे, चित्र के माध्यम से समझते थे। लेकिन अभी का समय जो है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक समय। अभी ऐतिहासिक समय है, इसमें हम लिखते भी हैं और उसको पढ़ते भी हैं। तो जो प्राचीन काल का समय था ना, प्राग ऐतिहासिक था, उस समय ना तो लिखा जाता था और ना ही पढ़ा जाता था। उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसीलिए इसमें पाषाण काल भी कहते थे। जो मनुष्य होता था उसका जीवन किसके समीप होता था? पत्थर के इर्द गिर्द में होता था, इसलिए इसको पाषाण काल कहते थे। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट कर रखा गया था। कितने भागों में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या था? मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या था आपका? नव पाषाण काल। समझ आया बात ना? पाषाण काल के कितने खंड? 3 खंड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, चलिए आपको इतना विश्लेषण इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कभी भी आपको प्रश्न पूछे तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? जो शिल्प निर्माण होता था उसमें सीप कहां से आता था? ये सीप कहां से आता था ये पूछा है। जयपुर से आता था, नागेश्वर से आता था, सोरतुगई से आता था, या रोपड़ से आता था? ये कहां से आता था? ये नागेश्वर से आता था। देखिए ऑप्शन उल्टा सजा दिया गया है ना, तो नागेश्वर से आता था, यहां बी होगा और यहां सी होगा, ठीक है ना। तो नागेश्वर से आता था, और ये कहां पड़ता है? नागेश्वर गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका विश्लेषण समझिएगा। क्या है विश्लेषण? कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए, है ना, शिल्प निर्माण के लिए शिप जो था ना, ये शिप नागेश्वर से आता था, और नागेश्वर कहां पड़ता था? गुजरात में पड़ता था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। सिंधु सभ्यता से जो कला के रूप में चीजें प्राप्त हुई है कौन कौन से थे? तो मुहरे थी, है ना। मुहरे जो किसका बना हुआ था? सेलखड़ी का बना हुआ था, बताया था ना, सेलखड़ी का मुहर बना होता था। तो मुहर था, मिट्टी के बर्तन वहां लोग बनाते थे, है ना, बनौली जैसे शहरों में बनाया जाता था मिट्टी का हलवे वगैरह, तो मिट्टी के बर्तन बनता था। आभूषण, आभूषण का मतलब क्या होता है? गहना, जेवर भी बनता था वहां पे। पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये सब किसका नमूना है? सिंधु घाटी सभ्यता का नमूना है, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि खोजा गया सबसे प्रथम स्थल क्या था? हड़प्पा था। आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, पंजाब और कौन सा पंजाब जो भारत में है? एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहां लिखा हुआ ब्रैकेट में कहां? भारत में स्थित है। कौन सा स्थल? कोटडीजी, बालू, बनौली, रोपड़। क्या होगा बताइए? रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना, और ये पंजाब में पड़ता है। आइए ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा, इसका विश्लेषण देखिए। देखिए कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़, जो रोपड़ है इसकी खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। कौन किया था? बीबी लाल किए थे। यानी आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि रोपड़ का खोज किसने किया था, उत्खनन किसने किया था, तो नाम बताना है बीबी लाल। कब किया गया था? 1950 में किया गया था, ठीक है ना। यह स्थल पंजाब में रोपड़ जिला में, पंजाब में कहां पड़ता है? रोपड़ जिला में है। और किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है, ठीक है ना। और यह सतलज नदी के किनारे है। यहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? तो क्या बताएंगे? रोपड़ को बताएंगे। यही रोपड़ का इतिहास बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। जो उसका मालिक होता था, है ना, तो मालिक जब मरता था, कुत्ता मरता था, तो दोनों के एक साथ दफना दिया जाता था। ऐसा कब्र मिला है। कहां से मिला है? रोपड़, पंजाब से मिला है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। आगे आपके पास है प्रश्न नंबर 8, ध्यान दीजिए। हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे डॉट डॉट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनाया गया था। तो हम अभी आपको जस्ट बताए थे कि हड़प्पा का जो मुहर बनाया गया था किस पत्थर से बनाया गया था? सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया था, बताया ना अभी। हाँ, तो किस मुलायम पत्थर से बनी होती थी? जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था। मतलब जो पत्थर होता था वह वर्गाकार आकृति का होता था। अगर 2 सेंटीमीटर लंबा है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ा भी होता था। कुछ ऐसा आकृति का होता था जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जैसे में इसका जो पत्थर था वो कौन सा पत्थर था जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्योगों के लिए किया जाता था और 2x2 के बीमा में होता था? तो ध्यान दीजिए, रोडेनाइट, गोल्ड रूटाइट, स्टीएटाइट, सेलेनाइट। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, स्टीएटाइट। ये जो पत्थर था ये किसका है? ये सेल खड़ी जानते हो ना, सेल खड़ी का इंग्लिश में नाम है ये, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, सेल खड़ी पत्थर जानते हो और उसका इंग्लिश ये लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका आंसर। आइए ध्यान देना, बात को समझना। देखो कभी कभी लोग समझते हैं कि सर आप ये बताए वो कैसे हो गया, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, घबराना नहीं। खड़ा हड़प्पा के अधिकांश मोहरों का सेल खड़ी, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टीएटाइट, है ना,
जो अधिकांश मोहरें थी वो सेल खड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, एक प्रकार का नरम पत्थर होता था। सेल खड़ी कैसा पत्थर होता था? एक प्रकार का नरम पत्थर होता था। इसके अतिरिक्त कंचीले मिट्टी, चर्ट, कंचीले मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी होती थी। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में बात किया जाए तो हम कहेंगे सिलखड़ी का बना हुआ था, लेकिन क्या वहां पे सिर्फ सिलखड़ी का ही बना हुआ सारा चीज मिलता था? नहीं, और भी चीजों का मिला होता था। जैसे मिट्टी का बना हुआ था, कच्ची मिट्टी का बना होता था, गोमेट मिट्टी का बना होता था। इस प्रकार की मोहरें वहां पे उपलब्ध थी। मानक मानक मुहर यानी कि 2 गुना 2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। जो मानक मुहर था ना, उसकी आकार बताया जाए तो इसका 2 गुना का 2 होता था, यानी कि क्या होता था? चौकोर। चौकोर बोलते कैसे? वर्गाकार होता था, जो मुख्य मुहर होती थी। ठीक है, इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे। कैसा चित्र होता था जी? गणितीय। आप देखोगे सिंधु सभ्यता के मुहर, उसमें आपको कुछ लिखा हुआ समझ में ही नहीं आएगा, यानी कि गणितीय चित्र आपको लगेगा कुछ इस तरह से करके ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझोगे कि मैथमेटिक्स लेटर लिखा हुआ है। इसलिए इसको क्या बोला है? गणितीय चित्र बोला है। गणित जानते हो ना? गणितीय चित्र लिखा हुआ है, जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्र में लिपि में लिखी हुई है। देखिए, जितना भी मुहर है, इस सभी मुहर में किसका तस्वीर है बताओ? जानवर का तस्वीर बना हुआ था। जो सिंधु सभ्यता का मुहर था उसमें जानवर का तस्वीर बना हुआ था, चित्र में लिपि में लिखी हुई थी, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर में कौन कौन से हैं? पूछता है प्रश्न बार बार कि जो सिंधु सभ्यता की मुहर था उस पर किस किस जानवर को अंकित किया गया था। तो कौन था? बाघ था, हाथी था, वृषभ था, गैंडा था, भैंसा था, हिरन था, खरगोश था और क्या था? बकरा था। इन सभी का चित्र बनाया गया था। हाँ, बकरा। इन सभी का चित्र बनाया गया था। कहां बनाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर। इसी सब का चित्र बना दिया जाता था और चित्र से मुहर चलता था। ठीक है, आओ समझते हैं आगे। 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि धौलावीरा राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। कहां है बताइए? ये गुजरात में धौलावीरा है ना। धौलावीरा से क्या मिला था? कुआं का साक्ष्य मिला था। बताए थे ना कि कुआं को साक्ष्य जो मिला था, पानी वाला साक्ष्य, धौलावीरा से, गुजरात से। तो ये प्रश्न भी देखिए, आप देख सकते हैं कि 15/3/2021 को पूछा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में किसमें पूछा है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि रेलवे का क्वेश्चन तो रेलवे में ही पूछे, कुछ और भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पीवाई की पढ़ने का यही फायदा होता है। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है ना। तो देखिए, कह रहे कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कौन से जिला में है? कच्छ जिला। कच्छ क्षेत्र जो गुजरात का है ना, कच्छ क्षेत्र बहुत ही दलदली है। कच्छ क्षेत्र क्या है? बहुत ही दलदली है। ठीक है, और गुजरात का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? कच्छ जिला है। भारत के सबसे बड़ा जिला में भी कच्छ जिला आता है। ठीक है, कह रहा है कि भाऊच तालुका में, भाऊच जगह है, तो भाऊच तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में कब किया गया था? 1968 में। जब आपसे पूछे कि धौलावीरा को कब प्रकाशित किया गया था, प्रकाश में कब आया था, कब खोजा गया था, आपको बोला 1968 में। और किसने खोजा था? तो जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था धौलावीरा को। ठीक है ना, जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। यहां पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि शामिल है। करे कि यहां के कलाकृतियों में, कहां के? धौलावीरा वाले में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने, तांबे, अनेक चीज शामिल हैं। ठीक है, अब कहता है कि जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में है ना, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा के भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। भारत का 40वां विश्व धरोहर कौन है? तो क्या बोलोगे? धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो बोलेंगे जुलाई 2021 में। यूनेस्को जानते हो, जिसको विश्व विरासत कहते हैं। जो पूरा विश्व में यूनिक चीज होता है ना, अजूबा होता है, उसको यूनेस्को अपने में शामिल कर लेता है, जिससे पूरे विश्व को पता चलता है कि एक ऐसा भी जगह है जो पूरा घूमने लायक है, यह पूरा विश्व फेमस है। ठीक है, स्थल के रूप में घोषित किया। प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल था। कौन सा स्थल है? पहला स्थल है। आओ ध्यान दो आगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? हम बात करते चल रहे, बताइए। गुप्त अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मगध अवधि से, चालुक्य अवधि से? क्या होगा बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से हम बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। आगे चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, ध्यान दीजिए। 11 नंबर प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार क्या था? एक तालाब था, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ क्या था? एक बहुत बड़ा तालाब था जिसका प्रयोग मुख्यतः वहां के लोग धार्मिक अनुष्ठान पर किया करते थे, सामूहिक रूप से किया जाता था, ठीक है ना। तो ये कहां था, कैसा था? वृत्ताकार था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार था या आयताकार था? कैसा था? आयताकार था, बताए थे ना। तो ये कैसा था? आयताकार था। और ये था कहां? तो मोहनजोदड़ो में था। रूम नंबर मत बताओ, कहां था ये? मोहनजोदड़ो में था, ठीक है ना। कुआं नहीं पूछे कि रूम नंबर 6, 14 बता रहे हो, ठीक है। सीढ़ी के बगल में था। आओ देखो, कहा मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, एक विशाल आयताकार टैंक था। कैसा टैंक था? आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सी है? हड़प्पा। क्योंकि हड़प्पा की बात किया जाए, हड़प्पा की बात किया जाए तो इसकी खोज हुई थी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो इसकी खोज हुआ था 1922 में। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे पहले कौन खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसकी खोज? मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी, शॉर्ट में बोले तो आरडी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यहां से एक सील में 3 मुख वाले देवता, एक सील में 3 मुख वाले देवता, एक वो मूर्ति था जिसमें कितना मुख था? 3 मुख था। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिसको कहा गया कि कौन से भगवान की मूर्ति हो सकता है? तो किसका नाम दिया था? पशुपतिनाथ, यानी कि आदि शिव, यानी शिव भगवान की फोटो है ना। जो 3 मुख वाला देवता था उसको किस रूप में जाना गया? तो पशुपतिनाथ के रूप में जाना गया। ये कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न पूछता है, बताइए कि 3 मुख वाला देवता कहां से प्राप्त हुए थे? तो क्या बता रहा है आंसर आपको? मोहनजोदड़ो से। अगर मोहनजोदड़ो आंसर नहीं रहा तो सिंधु सभ्यता देगा, सिंधु सभ्यता से लगा देना, ठीक है। चलिए आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वर्ष 1920 से 21 में आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो कौन सा होगा? झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी? कौन सा नदी होगा? रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1920 से 21 के समीप में, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए। अब हड़प्पा कहां पड़ता है? भारत में, पाकिस्तान में? हाँ, आओ देख लो। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। कहां है? मोंटगोमरी जिले में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस जिला में है? तो मोंटगोमरी जिले में, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लरकाना जिला में है, ठीक है। हाँ, तो मोंटगोमरी जिले में है। और किस तट पर है? रावी नदी के तट पर है। 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? आरडी बनर्जी, यानी दयाराम साहनी, एवं एक और व्यक्ति थे माधव स्वरूप वत्स थे। लेकिन ज्यादा नाम किनका आता है? दयाराम साहनी का नाम आता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? किसका अर्थ होता है बताइए? मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा? क्या आंसर होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, मृतकों का टीला। और सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता था, क्योंकि सबसे अधिक सिंचाई कहां होती थी? मोहनजोदड़ो में होता था, इसलिए इसको सिंध का बाग भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखना, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शब्द होता है मृतकों का टीला। आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो बताना है सिंधी भाषा का। कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था। कौन? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था। कौन सा था पता है? मोहनजोदड़ो।
जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिला आया ना भी। देखो सिंधु घाटी के दाएं किनारे पर सिंधु नदी, देखो वो कहां था, मांटगोमरी जिला में था। हड़प्पा कहां था, मांटगोमरी जिला में था, है ना। और किस नदी किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे है और कौन जिला में है, लरकाना जिला में है। लेकिन दोनों के दोनों कहां है, पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखना। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। कब किए थे, 1922 में राखाल दास बनर्जी किए थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। रहने का स्थान, मृतकों का टीला, बाजार स्थल या पसंदीदा शहर। क्या होता है, मृतकों का टीला। देखो कैसे घुमा घुमा के पूछता है, एक ही प्रश्न के दो बार घुमा के पूछा है ना। आइए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। खैबर खरतुना में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में। तो कहां होगा बताइए, सिंध में होगा, है ना। पाकिस्तान में पड़ता है नहीं कि सिंध में पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान दीजिए। सिंध प्रांत में देखिए, कह रहे मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध यानी कि पाकिस्तान, सिंध मैंने कौन सी, पाकिस्तान। अभी घबरा गया था कि सिंध बताए मैंने कि पाकिस्तान बताया। तो देखो सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी, है ना। वही बात है, यह कैसा था, राजतंत्रात्मक न होकर क्या था, जनतंत्रात्मक थी। यहाँ राजा नहीं होता था, क्या होता था, जनता होता था। याद रखना, जनतंत्रात्मक मतलब जनता होता था। कोई राजा का प्रमाण वहां से नहीं मिला है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यह प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। क्या, मनका बनाना और सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना। हाँ, इस सब का आंसर एक ही होगा, करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादों के लिए समर्पित था। एक कौन था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नागेश्वर, चनहुदड़ो। क्या आंसर होगा, चनहुदड़ो, है ना। चनहुदड़ो क्या था कि मनके बनाने का जगह था, जहां पे मनका बनाया जाता था, तराजुओं का निर्माण किया जाता था, तराजू होता था, वहां पे बाट होता था। बाट समझ, बटखारा समझते हो, तो उसी प्रकार का पत्थर का छोटा छोटा बाट होता था, जिससे माप तौल की प्रणाली को जाना जाता था। ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिए, देखिए क्या बात करता है रे। देखो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में, ठीक है ना, 80 मील के दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो कहां है, मोहनजोदड़ो से यानी कि पाकिस्तान में ही होगा। का खोज सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार किए थे। कौन किए थे, एमजी मजूमदार। किसकी खोज किए थे, ये चनहुदड़ो की खोज किए थे, है ना। ये कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान से 80 मील की दूरी पर है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, जिसके झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसको क्या बोलते थे हम, झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि झूकर एवं झाकर संस्कृति किसे कहते हैं, तो प्राक हड़प्पा संस्कृति को क्या कहते हैं हम, झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। के अवशेषण मिलते हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिलती है। कैसा ईंट मिला है, वक्राकार। ये एकमात्र जगह, पूरा सिंधु सभ्यता में ईंटा तो मिला था, आयताकार मिला था, घनाभाकार मिला था, लेकिन वक्राकार नहीं मिला था। तो पूछेगा कि सिंधु सभ्यता से किस स्थल से वक्राकार ईंटा मिला था, तो क्या बताओगे, चनहुदड़ो। क्या बताओगे, चनहुदड़ो से मिला था। ठीक है ना, ये बात को याद रखना। तो चनहुदड़ो के लोग थे, वहां सब के सब क्या थे, कारीगर थे। कारीगर कैसे थे, ये सब मनके बनाते थे, सीप बनाते थे, मुहर बनाते थे, तरह तरह की चीजों को बनाने के लिए माहिर थे। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। बताइए कौन सा होगा, हड़प्पा होगा। होगा ना हड़प्पा। कब खोजा गया था बाबू, 1921 में खोजा गया था। कौन खोजा था, दयाराम साहनी खोजा था ना। चलो ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो, अब समझते हैं, आगे चलते हैं। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था और सबसे पहले खोजा गया था सभ्यता हड़प्पा शहर खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। अब बात समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम पड़ा? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी ना, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल था ना, वो कौन था? हड़प्पा था। तो लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे और इसका नाम बाद में क्या कर दिया? हड़प्पा सभ्यता भी कर दिए। तो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्तियां। हाँ, नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्तियां, जिसको कहते हैं नटराज। क्या कहते हैं? नटराज। तो भगवान शिव को ही नटराज कहते हैं ना जी, नटराज उन्हीं को बोलते हैं ना। नटराज देखो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता है, उसे तिरछी डांस करते हुए, वही नटराज। हाँ, नटराज पेंसिल भी आता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी आता है। किस स्थान पर पाई गई है बताइए? लोथल में, रंगपुर में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कहां पाई गई है? तो ये हड़प्पा में पाई गई है ना। ऑप्शन नंबर सी, नटराज की मूर्तियां कहां पाई गई है? हड़प्पा में पाई गई है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़, धड़ माने कुछ होता है पता है? धड़, धड़ माने मुड़ी कि नीचे वाला पार्ट? हाँ, सर धड़ से अलग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कि सर धड़ से अलग हो गया। समझे बात? नीचे वाला पार्ट को धड़ बोलते हैं। तो ये बोलता है कि पुरुष नर्तक धड़ यानी कि चूना पत्थर से बना था। किससे बना हुआ था? चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में है। कह दाहिना पैर पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में है। इस मूर्ति को नटराज कहते हैं। क्या कहते हैं? नटराज की मूर्ति कहते हैं। हाँ, द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई कितना है? 7 से 8 फीट था। हाँ, 8 इंच था। छोटा छोटा कला हाथ से बनाया था, पेंसिल नहीं था, हाथ से बनाता था ना, सब हस्तकला जानता था। कोई वो तो सीमेंट में थोड़ी था मसाला बना दिया इसे, लेकिन बनाया था चूना पत्थर से। चूना पत्थर बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, आज नटराज के बहुत सारा चीज आता है। सारा चीज जितना भी था ना बाबू, सब यही से प्राप्त हुआ है। हम स्वास्तिक चिन्ह भी देखेंगे, सब के सब इधर से आया है। कहां कहां स्वास्तिक चिन्ह है देखो। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बताना है। बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा, कहां पर? कौन सा है? धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। क्या हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का पूरा नाम लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, किसका नाम है? यूनेस्को का पूरा नाम लिखा हुआ है। यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर ली। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। अब देखो द्वीप पूछ देगा तो क्या बताओगे? खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, गुजरात का कौन सा? चौथा, और जबकि भारत का कौन सा? 40वां स्थान है। गुजरात में देखा जाए राज्य में तो ये चौथा स्थान रखता है यूनेस्को में शामिल होने वाला, और पूरा भारत में 40वां स्थान रहता है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने किया था। पहले भी बताए थे है ना, जगपति जोशी ने किया था। हाँ, 2021 में लाया गया था यूनेस्को धरोहर में। समझो, ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है? मोहनजोदड़ो था, लोथल भी था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लड़काना जिला पर है, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमनी जिला में है। उरुक नहीं पड़े हैं। ये उरुक जो है ना, ये उरुक सुमेरियन सभ्यता की जगह है। ठीक है ना,
सुमेरियन की सभ्यता का जगह कौन सा है? उरुक है। तो ये जो है ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। अब आइए ध्यान दीजिए, समझिएगा बात को कि उरुक कहां के था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता के था। कहां का था? सुमेरियन सभ्यता की शहर था। सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नागरीय क्रांति की अवस्था दर्शाती है। यानी सबसे पहली बार नगरीकृत व्यवस्था देखा जाए तो पूरे भारत उपमहाद्वीप में कहां था? आपको पता है, सिंधु सभ्यता में ही था। सबसे पहले शहर का विकास किया गया था, है ना। तो सबसे प्राचीन शहर किसको बोलेंगे हम? हड़प्पा को बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? बताइए, जलाशय जहां पानी जमा होता था। ठीक है, कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल, कहां था बताइए? धौलावीरा होगा ना, ये होगा आपका धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा से क्या मिला था? आपका तालाब मिला था, कुआं मिला था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा। जितना बात बोलते हैं दिमाग में चलाइएगा, याद रखिएगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 67 से 68 में की थी। यह नगर आयताकार बना हुआ था। कैसा था नगर? आयताकार नगर था। ठीक है, यह नगर आयताकार था। यहां से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। तुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। कुशल अभियांत्रिक मन समझते हो क्या होता है इसका मतलब? अभियांत्रिक का इंग्लिश इंजीनियरिंग। हाँ जी, उस समय इंजीनियरिंग जानता था सब, कि पानी कैसे बचाना है, कैसे इसको जमा करके रखना था, और सब कुशल इंजीनियर था। तो धौलावीरा में एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण कराया था, तालाब का, और वहीं पे क्या करता था? पानी को इकट्ठा करके रखता था। ठीक है ना, ये सिंधु सभ्यता की बात है। और आजकल के लोग तो एकदम पूरा मूर्खता भरी बात करते हैं। पहले कितना विकास था देखो। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात। कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको गुजरात में, है ना। ये पड़ता है आपको गुजरात में पड़ता है। हाँ, क्या दिक्कत है इंग्लिश में लिखा है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, इंग्लिश हो जरूरी है। खत्म नहीं है, होगा कि 23 एक ब्लैंक्स हो गया, खाली हो गया। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? 1944 में दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी, रेम व्हीलर। तो रेम व्हीलर ने 1944 में सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक, पुरातत्व समझते हो? पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातत्व के माध्यम से क्या होता है कि धरती के अंदर प्राचीन काल में जो वस्तुएं धरती के अंदर दब गई थी ना, आज हम लोग धरती पर रहते हैं तो धरती पहले से कुछ ऊंचा हो चुका है, तो जो उसके अंदर था ना उसको खुदाई करके निकालना और पता करना। जैसे मान लो कि यहां से खुदाई करने के बाद एक मुहर निकला और जिस पर अशोक सम्राट का चित्र छपा हुआ था, तो यही बताएगा, पुरातत्व बताएगा कि अगर यहां मुहर अशोक सम्राट का निकला है, इसका मतलब कि अशोक सम्राट यहां पहले कभी आए होंगे, उनका सेना कभी आया होगा, तब तो उनका मुहर निकला। तो ये किसका काम होता है? यह पुरातत्व विभाग का काम होता है कि धरती के अंदर छुपे हुए सामग्रियों को खोजकर निकालना। किसका काम होता है? पुरातत्व का काम होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। सर रॉबर्ट एवरिक व्हीलर ने, है ना, मार्टिवर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना होता है। रख रखाव, जो प्राचीन काल के स्मारक होते हैं
धरती के अंदर गड़े हुए पदार्थ होते हैं उनका रख रखाव करना। इसलिए तो जो भी पदार्थ निकलता है प्राचीन काल का उसको संग्रहालय में डाल दिया जाता है, क्योंकि नष्ट करने वाला पदार्थ नहीं है, ये बताने वाले हैं कि पहले के समय में हमारा संस्कृति क्या था। ठीक है, यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती है। कौन है? वी विद्यावती है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। इन्हीं के देखरेख में कहीं भी कुछ खुदाई होगा। ठीक है, ध्यान दो, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्विक द्वारा किया गया था? पहली बार M.R. राव, मोहनजोदड़ो की M.R. राव, बीबी लाल, R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी। कौन किया था बताइए? तो R.D. बनर्जी। राखाल दास बनर्जी किया था। कब किया था? 1922 में किया था। बताए थे ना, 1922 में किया था। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, कब किया था? 1922 में किया था। ओहो, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई यानी कि कैसा हो सकता है बताओ? घनाभाकार होगा ना, घनाभाकार। हाँ, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अनन्नागार है। इमारत यानी कि भवन की बात क्या है? विशाल अनन्नागार है। देखो, सबसे गहरा विशाल स्नानागार यानी गड्ढा, और सबसे ऊंचा इमारत विशाल अनन्नागार यानी कि अनाज भंडार था। क्या था ये? अनाज भंडार था, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। यहां से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्तियां। हाँ, कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्तियां कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसको बोलते हैं नर्तकी की मूर्ति। ठीक है ना, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, योग मुद्रा में थे, योगी की मूर्ति थी, है ना। वो किसका था? पशुपतिनाथ का मूर्ति था। वो भी कहां से मिला है आपको योगी की मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है ना। और मूर्ति घोड़े के दांत, ये भी कहां से मिला है आपको? मोहनजोदड़ो से मिला है। बोले कितना याद करें, कुछ न कुछ तो मिल ही रहा है। महत्वपूर्ण चीज को याद रखना है। विशाल स्नानागार कहां था? मोहनजोदड़ो में, है ना। विशाल अनन्नागार कहां था? मोहनजोदड़ो में। योगी की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। घोड़े की दांत कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कितना वर्ष पुरानी है ये बताना है। 1000 वर्ष ईसा पूर्व का है, या 5000 वर्ष ईसा पूर्व का है, या 3000 ईसा पूर्व का है, या 8000 ईसा पूर्व का है? कितना का है? तो 3000 ईसा पूर्व का है। बताए थे ना 2600 बताए थे ईसा पूर्व ना। तो 2600 लगभग किसके समीप में है आपको? 3000 के समीप में है। तो आंसर क्या होगा आपका? 3000 ईसा पूर्व होगा। 26 27 जो मान लो। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। इस हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान में मांटगोमरी जिला में है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति यानी वर्तमान समय में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में है। इसका काल निर्धारण निम्न है। अब निम्न है तो पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो। आइए ध्यान दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट का विकास 5000 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी में पूरे तलछटी के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, आर्य सभ्यता का विकास, मौर्य साम्राज्य का विकास, या मगध साम्राज्य का विकास? क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के
तलछटी के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, हाँ तलहट्टी तलछटी एक ही होता है। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत कहते हैं, भारत और चीन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? तो ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, देख रहे हो, जम्मू कश्मीर, ये सब भारत के पश्चिमी वाले क्षेत्र में है। और यहां से जैसे ही क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं? पाकिस्तान में एंट्री कर जाते हैं। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में विकसित था, और किस देश में विकसित था? पाकिस्तान में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। चलो ध्यान दो, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ था। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांट गोगरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ये बात पहले ही बता चुके हैं। आइए ध्यान दीजिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ है। लगभग अस्तित्व कब आई थी? कारण कि भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब आया था? 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व या 6500 ईसा पूर्व? क्या होगा आपको? तो 2500 ईसा पूर्व, है ना। और यही से शुरू होता है क्या? भारत का आपका इतिहास शुरू होता है। ठीक है, आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला आपको 29 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी? तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी वस्तु से वस्तु बदला जाता था। स्थानीय परिवहन का प्रणाली था, मन लोग परिवहन चलाते थे, गाड़ी घोड़ा चलाते थे। ईंट के बड़े भवन थे। यह प्रशासनिक प्रणाली था। क्या होगा बताओ जरा? ईंट के बने भवन। बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट से घर बनाया गया था। बताया था ना, एक चबूतरा पर सब घर विकसित करता था, ऊंचा ऊंचा। एक दुर्ग था, एक निचला शहर था, है ना। तो ईंट के बना हुआ भवन था। प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा था रे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यहाँ विश्व के प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाया गया था, जिसका अनुपात था 4:2:1। इस अनुपात में बनाया गया था। अगर कहता कि लंबाई 8 हो तो चौड़ाई को 4 होना चाहिए और हाइट को 2 होना चाहिए। समझा? क्योंकि इसको फिर से अगर काटोगे तुम तो क्या हो जाएगा? 4:1। कितना से काटोगे इसको? 2:1 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अनुपात यही रहता था। भले उसका जितना लंबाई बढ़ाएगा उतना चौड़ाई भी बढ़ाएगा, ऊंचाई भी बढ़ाएगा उतना गुना। इसलिए यहां अनुपात बताया गया है कि 4:2:1 होता था। किसका होता था अनुपात? तो पक्की ईंटों का अनुपात होता था। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा कि पक्की ईंट का क्या अनुपात होता था। 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है, अक्ष युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? कौन से युग? कांस्य युगीन सभ्यता। आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता है। और पता कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता भी है। बताया था ना, शहरी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता है। ये आपका हो गया 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। कौन सी धातु का? कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते इस सभ्यता का नाम क्या हो गया? कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। और तांबे और टीन का मिश्रण था। ये कांसा जो होता था किसका मिश्रण होता था? तांबा और टीन का मिश्रण होता था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र कहां है? भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायता नदियों के आसपास विकसित हुई थी। ठीक है, ये रहा आपका 30 गो प्रश्न। ठीक है, सुपर 30 का 30 प्रश्न रहा। ये पूछा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन। आप इसको मजाक में नहीं लेंगे, जाएंगे घर में एक बार जाके मोबाइल में इसको देख लेंगे, हम डाल देंगे चैनल पे। ठीक है ना, इसको जाके देख लेंगे। आप इसका जो है ना स्पीड बढ़ा दीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा, फटाफट हो जाएगा और फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।